इस मीटिंग में उपस्थित हमारे मूल निवासी भाइयों, आप लोगों को जय मूल निवासी, और हमारे मंचस्थ समस्त प्रबुद्ध जनों को जय मूल निवासी। साथियों, जैसे कि हम सब जान रहे हैं, हमें कभी भी एक मंच में आने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मूल निवासी एक मंच में आएंगे तो क्या कहर ढा देंगे। और हम लोगों को ये पता नहीं है कि हम एक मंच में आएंगे तो कितना कहर ढाएंगे। उनको हमारे बारे में पता है, हमको हमारे बारे में पता नहीं है। तो हमको जानना होगा कि हम एक मंच में आएंगे तो क्या कर सकते हैं। तो इसी तारतम्य में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम एक दूसरे के साथ रह भी रहे हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पा रहे हैं कौन अपना दोस्त और कौन अपना दुश्मन। और हमारा दुश्मन जो है ब्राह्मणवादी, ये अच्छी तरह जान रहे हैं कि इनको एक होने नहीं देना है। जैसे मैं हमारे जसपुर जिला या सभी जगह डिलिस्टिंग का मामला बहुत ज़ोरों पर चला था, उसी पर प्रकाश डालना चाहूँगा। क्यों ये इतना शातिर है कि ये डिलिस्टिंग का मामला डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप से करना चाहते हैं। जैसे सबको पता है या नहीं पता है, तो यहाँ जानकारी हमको देना है या जानकारी लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र होने के लिए, अर्थात 5वीं 6वीं अनुसूची हम जो बात करते हैं, उस अनुसूचित क्षेत्र होने के लिए उस जगह में आदिवासियों की जनसंख्या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। 50 से कम हुई तो अनुसूचित क्षेत्र नहीं रह जाएगा। जैसे हमारे आदिवासी मूल निवासी यहाँ के लोग डिंग हाँकते हम लोग कि हमारा क्षेत्र जो है 5वीं 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में है और हम यहाँ महफूज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो शातिर हम लोगों को इस कदर लड़ा रहे हैं कि हम एक ना हो पाए, और आनन फानन में अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए कहीं ना कहीं हम इस 50% की जो जनसंख्या है आदिवासियों की, मूल निवासियों की, उसको हम खो दें। इसके लिए वो डिलिस्टिंग का मामला यहाँ पर ज़ोरों से चलाते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को आदिवासियों से लड़ाने का काम करते हैं। यही आज जसपुर ज़िले के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो भगत उरांव हो, चाहे वो ईसाई उरांव हो, चाहे वो गोंड हो, चाहे कंवर हो, जितने भी आदिवासियों को आपस में ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि ईसाई समुदाय हैं, उनको पुरजोर से कहा जा रहा है कि ये दोहरा लाभ ले रहे हैं। किसका? आदिवासी होने का, अनुसूचित जनजाति होने का ये दोहरा लाभ ले रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इनको डिलिस्टिंग किया जाए। डिलिस्टिंग मतलब आजकल सब मोबाइल चलाते हैं, डिलीट सब, उसको यहाँ से बिल्कुल मिटाया जाए, हटाया जाए। किससे? अनुसूचित जनजाति के जो संख्या है उसमें से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र जो है 50% से ज़्यादा आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र है। जैसे कि मैं आंकड़ा बता दूं जसपुर का कि 22% ईसाई आदिवासी हैं और गैर ईसाई आदिवासी 40% से कुछ ज़्यादा हैं। जैसे हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 62%। यदि 62% में जैसे हमको चढ़ा के बढ़ा के जैसे भी करके डिलिस्टिंग के मामले में हमको आगे ले आएंगे, हमको अग्रेसित कर देंगे, तो क्या होगा? हम कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ करके डिलिस्टिंग के मामले में हम भी उनके साथ हो जाएंगे। तो क्या होगा? क्या नतीजा होगा? 22% निकल जाएगा। 62% में 22 निकल जाएगा तो कितना प्रतिशत बचता है? 40%। अर्थात आप लोग के सामने परिणाम यहाँ दिख रहा है कि 40% बच रहा है। अर्थात 50 में 50 तक हम नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये क्षेत्र ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 5वीं 6वीं अनुसूचित क्षेत्र से जनरल क्षेत्र हो जाएगा।
और यही कारण है ये लोग इस तरह का लड़ाई लड़ा रहे हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा उनको? आज वो तरस रहे हैं कई साल से कि हम यहाँ पर सरपंच बने, हमारा यहाँ पर विधायक हो, सांसद हो, हम बने। तो ऐसा ना हो करके वो तरस रहे हैं और किस तरह से ये इसको छीना जाए, ऐसा करके ये नाना प्रकार के बुद्धि लगा रहे हैं, नाना प्रकार के हमारे बीच ऐसे समस्या ला रहे हैं। लेकिन हमारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझने के कारण ही हम एक दिन ऐसा खो देंगे। तो यहाँ जितने भी आए हैं सजग साथी, जैसे कि हमारे मंचासीन कराने वाले भाई ने कहा कि आज हमारे बीच संख्या बहुत कम है, तो मैं इसको कम आंकता नहीं हूँ। एक व्यक्ति 10 के बराबर है। भीड़ से हमको कोई मतलब नहीं है। भीड़ क्या है? भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता है। जैसे बाजार या मेला में भीड़ होती है तो वहाँ कोई किसी का कोई भीड़, कोई व्यक्ति का कोई उद्देश्य, विशेष उद्देश्य नहीं होता है। कोई टमाटर खरीदने आया, कोई किसी को कोई जन्म मरण का निमंत्रण देने आया, शादी का निमंत्रण देने आया है, कोई ऐसे ही घूमने आया है, उसका एक अच्छा उद्देश्य, एक उद्देश्य नहीं रह जाता है। इसलिए भीड़ की बात हम ना करें। यहाँ जितने भी हैं वो एक एक व्यक्ति 10 के बराबर हैं, ये हम यहाँ पर ऐसे ठान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारा मन मस्तिष्क और भी प्रबल होगा। और जैसे कि हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, तो इसके संबंध में भी मैं एक छोटा सा आपके सामने कहानी कह करके मैं इस बात को आपके ज़हन में डालना चाहूँगा। एक समय की बात है, बहुत 70-75 साल के बुजुर्ग थे, बूढ़ा बूढ़ी, और उनके बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके दूसरे जगह नौकरी करने गए हुए थे। अब बूढ़ा बूढ़ी वहाँ पर रहते थे। अब बूढ़ा बूढ़ी क्या रह रहे हैं तो वहाँ बच्चे लोग कोई आते जाते नहीं थे, वो अपनी दिनचर्या में मस्त रहा करते थे। उनके यहाँ इतना धन संपन्न था कि चूहा जो है पूरा बर्बाद करता था। बुढ़िया क्या करी कि रोज़ झाड़ू झाड़ती थी तो गुस्साती थी चूहा को। अब चूहा यहाँ बहुत नुकसान पहुँचा रहा था, तो बुढ़ा को बोला कि बुढ़ा जाओ तो बाज़ार से मुश्किल ले आना। तो बुढ़ा जाता है और बातचीत में वहाँ भूल जाता है। बाज़ार ख़त्म होने के बाद घर आता है। घर आने के बाद बुढ़िया बोलती कि मुश्किल कहाँ? तो बुढ़ा बोलता मैं भूल गया। तो बुढ़िया बहुत गुस्साती है। गुस्साने के बाद बोलती है परसों दिन का बाज़ार जो है वहाँ मैं चलूँगी। तो उस बात को चूहा ऊपर से सुनता रहता है। अब समझ जाता है कि परसों दिन तो डेफिनेटली चूहा का वो मुश्किल आना ही है। तो वो बात सुन लेता है, परसों दिन का इंतज़ार। अब दोनों जाते हैं बूढ़ा बूढ़ी। तो चूहा क्या करता है, वहाँ उस घर में एक कबूतर, पेड़ में कबूतर भी पाला रहता है, उसके पास जाता है। बोलता है देखना बूढ़ा बूढ़ी क्या लाने गए हैं? मुश्किल लाने गए हैं। तो कबूतर बोलता को ये मुश्किल से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वो तुम्हारा समस्या तुम जानो। अब उसके बाद चूहा उतर करके मुर्गा के पास आता है। मुर्गा को ऐसे ही बताता है कि बूढ़ा बूढ़ी गए हैं मुश्किल लाने, सावधान हो जाओ। तो वो मुर्गा भी वैसे को करके अपना भाषा में बोलता है कि ये मुश्किल तुम्हारा ही समस्या है, हमको क्यों सुनाते हो। चूहा वहाँ से भी चला गया और बकरा बंधा था वहाँ पर जाता है, उसको सुनाता है। सुनाने के बाद बकरा भी बोलता है ये हमको क्यों सुना रहे हो भाई, ये तुम्हारा ही समस्या, हम लोगों का इससे किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं है। इतना कहकर चूहा वहाँ से निकल जाता है। शाम होता है, बूढ़ा आते हैं मुश्किल खरीद करके। अब इतना कौतूहल बुढ़िया में कि कब मुश्किल आता और मैं उसको अच्छा सा करके छेंकती। तो वो बुढ़िया जैसे आई बाज़ार से और हाथ पैर धोई, शाम ढलने को था, मुश्किल को ऐसे करके जैसे हम लोग करते हैं वैसे उसको अच्छा सा फांदा बना करके दरवाजे के किनारे रख दी। और कुछ देर के बाद वहाँ फटाक से आवाज़ आता है तो बुढ़िया दौड़ के जाती है और पकड़ती है ऐसे मुश्किल का उसको हैंडल को। उसी समय सांस से दे देता है यहाँ पर। तो चिल्लाती है बूढ़ा बूढ़ा ये मेरे को सांप चाप दिया। अब बूढ़ा आता है, वहाँ देखता है कि
सही में वहाँ नाग सांप फंसा हुआ और काट देता है, उसको बाइट करता है। तो वहाँ पर बूढ़ा अकेला, बुढ़िया अकेला, अब दोनों में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा होता है। बूढ़ा आजू बाजू जाता है, जाने के बाद थोड़ा सा सुराग मिलता है कि अमुक व्यक्ति इसके बारे में कुछ कर सकता है, तो वो व्यक्ति को पकड़ करके लाता है। लाने के बाद वो व्यक्ति जांच करता है, छू करके देखता है, बोलता है हाँ ठंडा तो चढ़ रहा है, ऐसा करना होगा, कोई गर्म चीज़ का इसको रस्सा पिला दे तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, हो सकता है मेरे दवाई से जहर भी उतर जाए और ठीक हो जाएगा, ऐसा। तो वो आदेश करता है कि यहाँ अगर कबूतर मिल जाता ना तो उसका खून, उसका मांस जो है बहुत गर्म रहता, उसका सुरवा पिला देने से राहत मिल जाएगा। तो बूढ़ा क्या करता है, कबूतर को दबोचता है, उसका तुरंत पंख तोड़ करके रस्सा बना के बुढ़िया को पिलाते हैं। अब उतना ज़्यादा जहर नहीं रहता, इसलिए बुढ़िया बच भी जाती है। सुबह होता है तो हो हल्ला पूरा गांव में, 4-6 लोग आते हैं तो बुढ़िया बूढ़ा खुश हो जाते हैं कि कभी ये हमारे घर में आए नहीं हैं, इनका खातिरदारी करना चाहिए। तो वो लोग पूछ रहे हैं हाल चाल कि कैसे, क्या हुआ, कैसे लग रहा है करके। तो वो खुशी से बताती है अब मैं जी गई, मर्जी के बची हूँ, अच्छी हूँ। तो बूढ़ा को बोलती है बुढ़िया कि ये लोग कभी नहीं आए हैं इतना साल, 10-20 साल से हमारे आंगन में, इनको बगैर खाए जाने नहीं देना है। तो उन लोग को भी पूछते हैं भाई आज आए हैं तो हमारे यहाँ से बगैर खाए नहीं जाएंगे। तो लोग भी स्वीकार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ठीक है हमारे यहाँ मुर्गा बंधा है, मुर्गा को अब तो मार के खाना होगा। अब मुर्गा को मारे, बढ़िया सा चावल दाल दिए और लोग खा पका के चले गए। देखिए समस्या किसकी थी, चूहे की। सबसे पहला नंबर किसका आया, कबूतर का। दूसरा नंबर किसके आया, मुर्गा का। अब तीसरा नंबर आ रहा है। तीसरे दिन फिर इतने सारे लोग सुन गए बहुत दूर दूर तक, और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के हाल चाल पूछने आए तो इतना गदगद हो गए बूढ़ा बूढ़ी कि कभी ये लोग आते नहीं हैं, इतने सारे लोग आए हैं, हमारे यहाँ अन्न धन सब भरपूर है, आज तो इनको खाए बगैर जाने नहीं देना है। उनसे भी विशेष निवेदन किया गया और वो स्वीकार करते हैं। तो वो जो बकरा बंधा था उसको बोलते हैं कि इसको मारिए, और ये रहा चावल, ये रहा दाल। तो देखिए समस्या, हम आप लोग एक जगह रहते हैं और यही कहते ये ईसाई का समस्या है, ये गोंड का समस्या है, कंवर का समस्या है। समस्या नहीं, समस्या हम सब आदिवासियों, मूल निवासियों का है। जैसे उस किसान के यहाँ मुर्गा भी पाला था, कबूतर भी, बकरा भी पाला था, तो वो भी उस घर के सदस्य थे। चूहा भी वहाँ का सदस्य था। लेकिन ये 3 का समझ लिए कि ये चूहा का ही अकेला समस्या है, चूहा का समस्या नहीं था। हम इस कहानी के माध्यम से सारे लोग जान गए, समझ गए। ठीक उसी प्रकार डिलिस्टिंग का मामला जो है सिर्फ ईसाई भाइयों का नहीं है, उससे सारे लोग प्रभावित होंगे। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ इस अनुसूचित क्षेत्र में जो भी मूल निवासी कहते हैं, ST SC OBC और माइनॉरिटी के हैं, उनको भी ये समस्या झेलना पड़ेगा ईसाई आदिवासी यदि डिलिस्टिंग हो जाएंगे तो। बस इतना ही जानकारी देकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। समस्त जनों को पुनः जय मूल निवासी।